नमस्कार दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हो कौन से देश में औरतों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा है? यानी कौन से देश के पार्लियामेंट में आपको सबसे ज्यादा महिलाएं देखने को मिलेंगी? शायद आपके दिमाग में कुछ नाम आ रहे होंगे, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसी कंट्रीज के। लेकिन आप हैरान हो जाओगे जानकर जब मैं आपको कहूंगा कि इस सवाल का जवाब है एक अफ्रीकन कंट्री। सही सुना आपने, रवांडा। रवांडा एक ऐसा देश है जिसके पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा महिलाएं देखने को मिलेंगी। रवांडा के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, यानी उनके लोकसभा के इक्विवेलेंट में 61.3% है औरतों की। शायद सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि रवांडा का नाम अक्सर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में और लो इनकम कंट्रीज की लिस्ट में काउंट किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश ने यह अचीव कर लिया। कैसे पॉसिबल हो पाया ये? आइए जानते हैं ये दिलचस्प कहानी आज के इस वीडियो में। महिलाओं के पार्लियामेंट में होने की जब बात आती है तो पूरी दुनिया की ग्लोबल एवरेज है इसमें सिर्फ 25.5%। ज्यादातर देशों में 50% से कम परसेंटेज है। इनफैक्ट सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं दुनिया भर में जहां पर 50% से ज्यादा औरतें मौजूद हैं पार्लियामेंट में। तो आइए लिस्ट देख लेते हैं। टॉप पर है रवांडा विद 61%, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं क्यूबा विद 53% और यूएई विद 50%। इसके बाद जितने भी देश आते हैं, निकारागुआ, न्यूजीलैंड, इन सब की परसेंटेज 50% से नीचे फॉल करती है। तो सेकंड और फर्स्ट में भी इतना बड़ा अंतर है यहां पर कि क्यूबा है विद 53%, ऑलमोस्ट 8% का डिफरेंस है रवांडा और क्यूबा में भी। तो रवांडा इतना आगे कैसे निकल गया बाकी देशों से? और यह चीज रवांडा में सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं देखने को मिलती, बल्कि इनके 32% सेनेटर्स, 42% कैबिनेट मेंबर्स और 50% जजेस भी औरतें ही हैं। लेकिन इतिहास में इनके जाएं तो हमेशा से ऐसा नहीं होता था। 1990 का जो समय था उसमें सिर्फ 17% औरतें पार्लियामेंट में मौजूद थी। तो कैसे इतना बड़ा बदलाव आया? थोड़ा इतिहास जानते हैं इनका। 1994 की बात है कि एक भयंकर जेनोसाइड हुआ था रवांडा में। ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए शॉर्ट में बताऊं तो इनकी एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी हुतू एथनिक ग्रुप की और एक माइनॉरिटी तुत्सी एथनिक ग्रुप था इनका। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने एक जेनोसाइड कंडक्ट किया था जिसमें कि 8 लाख सिविलियंस, जिनमें से मोस्टली तुत्सी लोग थे और कुछ मॉडरेट हुतू लोग भी थे, वो मारे गए थे। इतनी भारी संख्या में सिविलियन लोग मारे गए थे। और जब भी ऐसी कोई लड़ाई होती है या सिविल वॉर होती है या कोई जेनोसाइड होता है, आमतौर पे आदमी ही मारे जाते हैं क्योंकि औरतें कम ही पार्टिसिपेट करती हैं लड़ाइयों में। जब ये जेनोसाइड खत्म हुआ तो 70% पॉपुलेशन रवांडा की फीमेल्स थी, सिर्फ 30% आदमी बचे थे। और ज्यादातर फीमेल्स, इनमें से औरतें एजुकेटेड नहीं थी, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, उनका करियर नहीं था और देश में बहुत बदलाव की जरूरत थी। रवांडा के नए प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया अगर हमें देश को रीडेवलप करना है, वापस से देश को विकास की राह पर लाना है, तो वहां पर औरतों को एक बड़ा रोल निभाना पड़ेगा। और औरतों को पार्टिसिपेट करवाने के लिए उन्हें काफी सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। इसीलिए 2003 में इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और एक मेजर चेंज जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लाया इन्होंने, वो था जेंडर कोटा का। तो क्या है ये जेंडर कोटा? नाम से ही समझना काफी आसान है। जैसे हमारे देश में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होती है और उससे रिलेटेड कोटा होता है सरकारी नौकरियों में और कॉलेजेस की सीट्स में, ऐसे ही इनके देश में जेंडर बेस्ड कोटा होता है फॉर फेयर एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इनके 2003 के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 क्लियरली कहता है, द स्टेट ऑफ रवांडा कमिट्स इटसेल्फ दैट वुमेन आर ग्रांटेड एटलीस्ट 30% ऑफ पोस्ट्स इन डिसीजन मेकिंग ऑर्गन्स, यानी 30% सीट्स रिजर्व्ड हैं लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट में औरतों के लिए। तो जब इनकी कंट्री की सितंबर 2003 की जनरल इलेक्शंस हुई तो ना सिर्फ 30% सीटों पे औरतों को इलेक्ट किया गया, बल्कि कुछ नॉन रिजर्व्ड सीटों पर भी औरतों को इलेक्ट किया गया। और उसके बाद जितनी भी इनकी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुई, वहां पर कहीं पर 56% औरतों को इलेक्ट किया गया तो कहीं पर 63% तक भी ये नंबर पहुंच गया था। आज के दिन ये नंबर 61% पर है। लीडर्स के सही इंटेंशन और पब्लिक प्रेशर के अलावा कह सकते हो कि जेंडर कोटा ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, जिसकी वजह से रवांडा आज के दिन ये अचीव कर पाया। बाकी कई देश भी सिमिलर स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान और कई अरब देशों में औरतों के लिए सीट्स रिजर्व करी गई हैं पार्लियामेंट में। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद ही अडॉप्ट किया है कि वो एक कोटा अपनाएंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर।
तो वहां पर हालांकि पार्लियामेंट के लेवल पर ऐसा कोई कोटा नहीं लगाया गया है जेंडर के बेसिस पर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज वॉलंटरली खुद से करना चाह रही हैं। इंडिया में भी इसकी काफी चर्चा होती है, काफी बात करी जाती है इंडिया में कि एक बिल लाया जाए, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसमें 33% सीटें लोकसभा में रिजर्व्ड हों औरतों के लिए। काफी लोग इस बिल का फेवर करते हैं क्योंकि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन इंडियन पार्लियामेंट में बहुत कम है। लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ है औरतों की सिर्फ 14%। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या जेंडर कोटा सही तरीका भी है ये करने का, औरतों की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने का पार्लियामेंट में? क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं इसके? आइए दोनों साइडों की आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं। इसे डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट के अलावा हमें ऐसी कंपनीज और ब्रांड्स को भी सपोर्ट करना चाहिए जो औरतों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। एक ऐसा ही ब्रांड है वाओ स्किन साइंस, जिनकी 80% वर्कफोर्स महिलाओं से है और इनका मानना है कि इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पीछे ये एक बड़ा रीजन है। वाओ स्किन साइंस नेचुरल और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट्स बनाता है जिनमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, जैसे कि पैराबेन्स, सिलिकॉन्स और मिनरल ऑयल्स। मैं आपको इनकी विटामिन सी फेस किट रेकमेंड करूंगा, जिसमें प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि विटामिन सी फेस वॉश, फेस सीरम और क्रीम। इनमें प्योर विटामिन सी एक इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन डैमेज को रिपेयर करने में मदद करता है, हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को और स्किन टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। और क्योंकि वाओ स्किन साइंस ने वीडियो स्पॉन्सर किया है तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है। अगर आप कूपन कोड ध्रुव20 इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट कीजिए। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, जिन देशों में कोटा होता है वहां पर औरतों की ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की एक रिपोर्ट ने बताया 2020 में इन्होंने देखा 57 अलग अलग देशों को, ऑन एवरेज जिन पार्लियामेंट्स में कोटा था उन्होंने 11.8% ज्यादा औरतों को पार्लियामेंट में इलेक्ट किया एज कंपेयर टू जहां पर लीगलाइज्ड कोटा नहीं था। औरतों का पार्लियामेंट में होने का सीधा फायदा यह होता है कि वो औरतों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकती हैं, और क्योंकि औरतें फीमेल 50% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन है तो उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना काफी जरूरी है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कीनिया में, जहां पर औरतें जब पार्लियामेंट में आई तो उन्हीं की मदद से एक बिल पास हो पाया जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के अगेंस्ट था। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो औरतें ज्यादा अच्छे से समझती हैं क्योंकि वो इसे खुद एक्सपीरियंस करती हैं, तो वो ज्यादा अच्छी होंगी इनके सॉल्यूशंस निकालने में। और यही चीज रवांडा में भी देखने को मिली, जहां पर महिलाओं की मदद से ऐसे बिल्स पास किए गए जो महिलाओं को इक्वल राइट्स देते हैं इनहेरिटेंस में और सक्सेशन में। 2008 का एंटी जेंडर बेस्ड वायलेंस लॉ भी इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जिसकी मदद से रवांडा वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज बन गया दुनिया में उस वक्त जिसने मैरिटल रेप को भी एक क्राइम बताया। आज के दिन इंडिया में भी मैरिटल रेप क्राइम नहीं है। तो महिलाएं जब महिलाओं के फेवर में लॉज पास करती हैं, ऐसा करने से ना सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज आता है बल्कि माइंडसेट में भी चेंज आता है सोसाइटी के। रवांडा में आज के दिन भारी संख्या में वर्कफोर्स में भी औरतें देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट आज के दिन वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है रवांडा का, ग्लोबली अगर कंपेयर किया जाए तो। और ऐसा नहीं है कि ऐसा होने से सिर्फ औरतों को ही बेनिफिट पहुंचता है, आदमियों को बल्कि पूरे देश को भी बेनिफिट पहुंचता है अलग अलग तरीकों से। कुछ रिसर्च ने बताया है कि औरतें आदमियों के कंपैरिजन में एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करती हैं जब वो पार्लियामेंट में होती हैं। तो एक स्टडी ने तो ये भी बताया है कि जब औरतों की पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन 5% से बढ़ती है एक देश में, तो वो देश 5 टाइम्स लेस लाइकली है टू रिस्पॉन्ड टू एन इंटरनेशनल क्राइसिस विद वायलेंस। मतलब किसी भी वायलेंस से रिस्पॉन्स देना 5 गुना कम हो जाता है। तो फायदे बहुत से गिना दिए मैंने। अब इस आर्ग्यूमेंट की दूसरी साइड भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जेंडर कोटास कब इफेक्टिव नहीं होते या फिर क्या डिसएडवांटेजेस बताए जाते हैं जेंडर कोटास की। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं और कुछ रिसर्च पेपर्स भी आर्ग्यू करते हैं कि सिर्फ जेंडर कोटा लगाने से बात खत्म नहीं हो जाती। एक रिसर्च पेपर ने बताया था कि ब्राजील का एग्जाम्पल इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ब्राजील ने एक ऐसी ही पॉलिसी इंप्लीमेंट करी थी 1997 में, लेकिन जेंडर कोटा इंप्लीमेंट करने के बाद भी औरतों की रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ी। 2005 के एक रिसर्च पेपर ने आर्ग्यू किया था कि कुछ देशों में क्या होता है, जेंडर कोटा की वजह से इलिटरेट औरतें कई बार ऊपर की पोजीशन पर बैठ जाती हैं, लेकिन उनके पास एक्चुअली में ज्यादा पावर होती नहीं है, और जो एक्चुअली में पावरफुल लोग होते हैं वो उन्हें टोकन्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, औरतों को इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हीं के जरिए अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं।
एक एग्जाम्पल इसने इसका दिया था कि 33% फीमेल कोटा जब लोकल काउंसिल्स में लगाया गया बांग्लादेश और पाकिस्तान में, इसकी वजह से हजारों नॉन एजुकेटेड औरतें टोकन बन के रह गई। यानी हो सकता है कि वो औरतें शायद पपेट बनकर रह गई कुछ आदमियों के हाथों में जो पीछे से उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे थे। एक तो बात यह भी है कि हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि औरतें हमेशा ही अच्छी लीडर्स बनेंगी। इंडिया का ही एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, हमारे देश में सिर्फ एक बारी हमने किसी औरत को प्रधानमंत्री बनते देखा और उसी एक बारी में इमरजेंसी डिक्लेयर कर ली गई। हालांकि ये एक बहुत ही रेयर और एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल ये दर्शाता है कि हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि औरतें आएंगी पॉलिटिकल लीडर्स बनेंगी तो वो हमेशा अच्छी ही पॉलिटिकल लीडर्स बनेंगी, डेमोक्रेटिक बनेंगी और अच्छा काम करेंगी। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जेंडर कोटा से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर बढ़ जाएगी औरतों की, लेकिन हमेशा इसका मतलब यह नहीं होता कि जेंडर इक्वालिटी भी आएगी सोसाइटी में। रवांडा का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। रवांडा में वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स आज के दिन भी कहती हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। रवांडा की जो पार्लियामेंट्री स्पीकर है उनका कहना है कि सही मायने में इक्वालिटी अभी भी बहुत दूर है और आज के दिन भी सिचुएशन काफी मुश्किल है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम अभी भी एक पेट्रियार्कल सिस्टम में रहते हैं। कई लोग हैं जो जेंडर इश्यूज को सही से समझते नहीं है, जिसकी वजह से सही मायनों में जेंडर इक्वालिटी अभी भी हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करती है। एक सर्वे ने बताया था कि हालांकि रवांडा में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है औरतों की, लेकिन घर के अंदर अभी भी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने घर का काम करेंगी, हाउस होल्ड एक्टिविटीज करेंगी घर में। हस्बैंड्स हमेशा उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का लेवल भी काफी हाई है रवांडा में। इससे हमें सीख ये मिलती है दोस्तों कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इकलौता क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पर हम जज कर सकते हैं कि एक देश औरतों के लिए कितना अच्छा देश है, कितना फेमिनिस्ट देश है। इसके लिए और भी इंडिकेटर्स होते हैं और काफी इंडिकेटर्स को मिलाकर एक रैंकिंग बनाई जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसे नाम दिया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, कि दोनों जेंडर्स के बीच में अलग अलग देशों में कितना ज्यादा गैप है अलग अलग एस्पेक्ट्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, वर्क में, पॉलिटिकल फील्ड में। तो इस इंडेक्स के अनुसार एक्चुअली में आइसलैंड है दुनिया की मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री, डिस्पाइट द फैक्ट कि आइसलैंड की रैंक एक्चुअली 25th आती है अगर हम सिर्फ औरतों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो। इस वीडियो से लेसन हमें यह भी मिलता है कि औरतों की पार्टिसिपेशन हर फील्ड में हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे देश की सही मायनों में डेवलपमेंट होगी। एक फन फैक्ट आपको बताऊं, आईएमएफ ने एस्टिमेट किया था अगर इंडिया में वर्क फोर्स में औरतों की पार्टिसिपेशन इक्वल होगी आदमियों के बराबर, अगर ऐसा हो गया तो इंडिया का जीडीपी 27% से बढ़ सकता है, इस लेवल तक बढ़ सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमेशा की तरह मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।